और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया पहला आदेश। बीजेपी ने नैतिकता के आधार पर मांगा इस्तीफा। कांग्रेस में भी उठने लगी केजरीवाल के खिलाफ आवाज। भाजपा ने इंडी गठबंधन पर जमकर बोला हमला। कहा यूपीए का नाम बदला पर आचरण नहीं। प्रधानमंत्री पर विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणी पर पूरे इंडी गठबंधन को माफी मांगने के लिए कहा। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया। बीजेपी आज घोषित कर सकती है यूपी की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम। जेडीयू और बसपा ने 16 उम्मीदवारों की जारी की सूची। धार के भोजशाला का विवाद सुलझाने के लिए आज तीसरे दिन भी एएसआई का सर्वे जारी। अभी तक हिंदू प्रतीक चिन्ह समेत मिले कई चौंकाने वाले तथ्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सशस्त्र बलों के साथ मनाई होली। जवानों का बढ़ाया हौसला। कहा आज अपने परिवार के बीच आया हूं। आज शाम होगा होलिका दहन। श्री राम लला के विराजने के बाद इस बार अयोध्या में होगी दिव्य और भव्य होली। बाजार में मोदी पिचकारी की भी जबरदस्त डिमांड। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज राजस्थान लखनऊ होंगे आमने सामने। दिन के दूसरे मुकाबले में गुजरात की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से होगी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। आज उन्होंने ईडी की कस्टडी से पहला सरकारी आदेश जारी किया है, जो जल विभाग से जुड़ा हुआ है। यानी नैतिकता की दुहाई देने वाले केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहते हुए भी सरकार का कामकाज देख रहे हैं। इस बारे में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी साझा की है। उन्होंने जल विभाग के लिए केजरीवाल द्वारा भेजे गए नोट को पढ़ा। केजरीवाल ने नोट लिखकर जल मंत्री आतिशी को पानी और सीवर की समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश देने के लिए कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लगातार दिल्ली बीजेपी हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। आज दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार की होली जलाई जाना आवश्यक है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले, उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए। और भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, और दिल्ली को एक ऐसा शासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसके लिए आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के उस बयान पर सवाल उठाया है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर वाले पत्र के हवाले से दिल्ली में पानी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए कहा है। बीजेपी नेता ने कहा है कि यह एक जाली पत्र है। आज जो आतिशी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर इश्यू किया है, ये एक फोर्ज लेटर है। ये फ्रॉड किया है। शी हैज प्लेड अ फ्रॉड। उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड प्ले किया है दिल्ली के लोगों के ऊपर। ये कहना कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर उनको पता चला। कब पता चला? जब ईडी की कस्टडी में। 9 साल तक नहीं पता चला। और ये कहना कि हमें उन्होंने ऑर्डर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है। मैं आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को बताना चाहता हूं, ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है। कोई आपकी शराब का दुकान नहीं है कि जब दिल किया किसी को बोतल निकाल कर दे दी, जिस भाव ने दिल किया उसमें बेच दी। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस एक्ट और कानून के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है। चीफ मिनिस्टर ईडी कस्टडी में है। वो अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते जब तक कोर्ट से उनको परमिशन ना हो। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ईडी की हिरासत में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल कैसे पत्र लिख सकते हैं। ईडी की हिरासत में होने पर वो बिना कोर्ट की अनुमति कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पत्र लिखने वाले, साइन करने वाले और ड्राफ्ट करने वाले समेत इस पत्र से जुड़े सभी पहलुओं के जांच की मांग की है।
केजरीवाल जी के एब्सेंस में, चीफ मिनिस्टर के एब्सेंस में ये दफ्तर किसने इस्तेमाल किया? ऑफिशियल लेटर जिसपे लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये किसने इशू की? ये लेटर ड्राफ्ट करने की हिदायत किसने दी? ये लेटर ड्राफ्ट किसने की? ये लेटर टाइप किसने की? और ये लेटर इशू किसने की? किस पर्पज से की? ये सारी बातें जो हैं ये बहुत इंक्वायरी का और क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इसलिए उधर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली की मंत्री आतिशी की प्रेस वार्ता पर कहा कि केजरीवाल को 9 साल के बाद दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या समझ में आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुजरिम के तौर पर केजरीवाल की स्क्रिप्ट को सुनने वाली नहीं है। घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। ये तब समझ में आता है जब पूरी दिल्ली की जनता का रोष आपको पता चलता है, वो भी कितने साल बाद? 9 साल बाद। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन 9 साल बाद, बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। दिल्ली में इंडी गठबंधन ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्ष में आक्रोश है। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, आज पूरे देश के अंदर सभी लोगों के दिलों में आक्रोश है। जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानियों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री पर विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया, उसके लिए पूरे इंडी गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है। और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना, यह आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है, और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपीए को बहरूपीय बताते हुए कहा कि नाम भले ही बदल दिया हो, लेकिन आचरण नहीं बदला। आज भी देश विरोधी तत्व विपक्षी गठबंधन के साथ हैं। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीय का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है, जो मोदी जी को गाली के बाद गाली निकालते हैं, लेकिन जनता के मन में मोदी जी के प्रति प्यार ही प्यार है। उधर पंजाब सरकार पर भी अनुराग ठाकुर ने जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर नशे के व्यापारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कल तक जो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कही जाती थी पंजाब से चलने वाली, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ गए। अपने राज्य में, अपने जिला में 21 लोग शराब पी के मर गए, नकली शराब पी के। ये दिखता है पंजाब की सरकार सोई है। पंजाब की सरकार में नशों के व्यापारियों को संरक्षण मिल रहा है। जो पंजाब में समर्थन मिल रहा है शराब घोटाले के मुख्य आरोपी किंग पिन अरविंद केजरीवाल को, हम तब भी कहते थे अरविंद केजरीवाल किंग पिन है,
और आज ईडी ने भी कहा है अरविंद केजरीवाल किंग पिन है और शराब घोटाले के किंग पिन आज जेल में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों पर बात कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट 24 की चुनौती में। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रामपुर और पीलीभीत समेत 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। बसपा ने सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी प्रत्याशी बनाए गए हैं। बात करें अगर रामपुर से तो यहां से जिशान खां, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। बागपत से प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला से आबिद अली को टिकट दिया गया है। तो वही बात पीलीभीत की करें तो यहां से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू और शाहजहांपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बात अब बिहार की कर लेते हैं तो यहां जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जेडीयू की इस लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं। बात करें अगर प्रत्याशियों की तो यहां जेडीयू ने गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, सुपौल से दिलेश्वर कामत, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, किशनगंज से मुजाहिद आलम, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, बांका से गिरधारी यादव, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, शिवहर से लवली आनंद और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए एमवीए को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि वह 26 मार्च तक एमवीए का इंतजार करेंगे, जिसके बाद वह अपना फैसला लेंगे। उन्होंने 1 साल से अधिक समय पहले बनी शिवसेना यूबीटी से भी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि अंबेडकर को एमवीए गठबंधन में 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उन्हें केवल 3 सीटों की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में महाविकास आघाड़ी के राज्य में मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। तमिलनाडु में एनडीए सहयोगी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम एएमएमके ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। एनडीए गठबंधन में एएमएमके 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहां टीटीवी दिनाकरन थेनी लोकसभा सीट से जबकि सेंथिलनाथन चित्री लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि दोनों अपनी अपनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 20 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के तहत एएमएमके को तमिलनाडु में 2 सीटें आवंटित की थी। सीट शेयरिंग पर सहमति बनते ही दोनों के गठबंधन पर मोहर लग गई थी।
लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और तिरुपति से पूर्व सांसद वर प्रसाद राव भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि बीते एक दशक में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत भारतीय सेनाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद अहम कदम उठाए गए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया और इस दौरान आई थिंक सबसे ज़्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख का भाजपा से स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही समृद्ध, विकसित और सुरक्षित भारत संभव है। मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की और बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और ये विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है वो सुरक्षित भारत होगा तभी विकसित हो सकता है। सुरक्षित बनाने के लिए आप जैसे अधिकारियों ने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। ये थी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की चुनौती से जुड़ी खबरें। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ केरल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है और ये दलित और महिला राष्ट्रपति के खिलाफ लेफ्ट का पॉलिटिकल वेंडेटा है। This is the first time that the President of India is dragged to the Supreme Court by a state government. It's pure political vendetta against a Dalit president, a Dalit woman who became for the first time in the history of the country the President of India. The leftists have always been against women and the Dalits. We have ample experience of that in Kerala. खबर अब धार भोजशाला से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे तीसरे दिन भी जारी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के निर्देश पर एएसआई ये सर्वे कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से एएसआई और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सर्वे चल रहा है और पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश के बाद भोजशाला का 22 मार्च से सर्वे चल रहा है। सर्वे के तीसरे दिन यानी रविवार को एएसआई की टीम के अलावा स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सुबह 8 बजे भोजशाला पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच तीसरे दिन का सर्वे शुरू किया गया। भोज उत्सव समिति के महामंत्री सुमित चौधरी का कहना है कि सर्वे पारदर्शी तरीके से हो रहा है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सर्वे में उनके दावे की पुष्टि हो जाएगी। सर्वे के दौरान जो भी चीज़ें आएगी अब वो सार्वजनिक होगी। कोर्ट जो है वो सत्यापित करेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये राजा भोज का बनाया हुआ माँ सरस्वती का मंदिर है, क्योंकि पूर्व में भी कई ऐसे साक्ष्य वहाँ पर मौजूद थे। कुछ शिलालेख स्वयं बता रहे हैं कि वो राजा भोज के शासन काल के हैं। ओम सरस्वती नमः उनका स्टार्टिंग वर्ड हो रहा है। तो ऐसे कई प्रमाण पहले से मौजूद थे, पर अब जो जांच हो रही है और जितने भी प्रमाण अब सामने आएंगे तो उससे ये स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर राजा भोज का बनाया हुआ है। ये सरस्वती मंदिर, ये इस पर हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए।
वहीं मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद का कहना है कि वे सर्वे के खिलाफ नहीं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर उनको आपत्ति है। हम सर्वे के खिलाफ नहीं है, हम जो नया सर्वे करने की कोशिश की जा रही है, नई चीजें जो अंदर दाखिल किए, हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है समाज का पूरा। देखिए उन्होंने 3 टीम बनाई है अलग अलग और 3 तरीकों से काम कर रहे हैं और हमारा उसमें भी ये ऑब्जेक्शन रहेगा आज भी कि आप एक वक्त पर एक जगह काम करिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ अंदर और एक वक्त में एक 3 जगह कैसे उपलब्ध रहूँ। 11 मार्च को कोर्ट ने कहा था कि 6 सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट एएसआई कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर का सर्वे वैज्ञानिक विधि से हो। भोजशाला की बाउंड्री वॉल से 50 मीटर दूरी तक सर्वे होगा। एएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों की 5 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में सर्वे होगा। सभी बंद कमरों, खुले परिसर व सभी खंभों का विस्तार से सर्वे हो। सर्वे की रिपोर्ट 6 सप्ताह में प्रस्तुत करें। पूरे परिसर की एक पूरी सूची तैयार करें जिसमें प्रत्येक कलाकृति, मूर्ति, देवता या किसी संरचना की जानकारी हो। टीम कार्बन डेटिंग तकनीक से भोजशाला के भवन की उम्र का पता लगाएगी। इसके अलावा जीपीआरएस व अन्य तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सर्वे के दौरान पूरे समय वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। आपको बताते हैं कि 22 मार्च को यानी सर्वे के पहले दिन क्या कुछ हुआ। सुबह करीब 6:30 बजे टीम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में भोजशाला में दाखिल हुई। इस दौरान एएसआई के अधिकारी और वैज्ञानिकों समेत 15 लोग टीम में मौजूद थे। साथ ही करीब 2 दर्जन अन्य सहयोगी सदस्य भी थे। पहले दिन हिंदू पक्ष की ओर से भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा और भोजशाला उत्सव समिति के आशीष गोयल भी सर्वे दल के साथ रहे। पहले दिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई नहीं पहुंचा। मुस्लिम पक्ष भोजशाला पहुंचने की बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सर्वे पर तुरंत सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। पहले दिन एएसआई की टीम ने शिलालेख, स्तंभ व दीवारों की बारीकी से जांच की, जबकि दूसरी टीम ने भोजशाला के हर हिस्से की फोटो और वीडियोग्राफी की। तीसरी टीम परिसर का अलाइनमेंट और मेजरमेंट लेती रही। एएसआई के 2 अधिकारी नक्शे देखकर शिलालेख, स्तंभ, मूर्तियां, दीवार, कमरों का अध्ययन करते रहे। दूसरे दिन एएसआई की टीम सुबह 8:10 पर भोजशाला परिसर में पहुंची। हिंदू पक्ष की ओर से गोपाल शर्मा और आशीष गोयल भी सर्वे दल के साथ गए। दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता और कमाल मौलाना सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद भी सर्वे दल के अंदर जाने के कुछ समय बाद भोजशाला पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि दूसरे दिन एएसआई की टीम ने सुबह भोजशाला में स्थित यज्ञशाला को देखा। 1 घंटे से ज्यादा समय तक टीम ने उसी बनावट, नक्काशी, गहराई समेत अन्य बिंदुओं की जांच की। दोपहर बाद टीम ने गर्भगृह के पिछले हिस्से में नींव का पता लगाने के लिए अपने साथ लाई गई खुरपियों की मदद से 3 फीट तक खुदाई की। इसमें काफी समय टीम को लगा। दूसरे दिन एएसआई की टीम करीब 9.5 घंटे बाद भोजशाला से बाहर निकली। डीडी न्यूज के लिए आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाने के लिए आज लेह पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के साथ होली मनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में देश की सुरक्षा में लगे जवानों को नमन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लेह भारतीय संप्रभुता का प्रतीक है। पहाड़ों की गोद में पहाड़ों के जैसे ही अड़े होकर आप जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। साथियों, भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। रक्षा मंत्री ने लेह में कहा कि जवानों के फौलादी और बुलंद हौसले के घेरे के बीच देश अपने आप को सुरक्षित पाता है। आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार यह हमारा देश
आगे बढ़ रहा है। स्कूल हो या अस्पताल, मंदिर हो या मस्जिद या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हो या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में अगर होली वाले दिन आप नशा करके या शराब पीकर वाहन चलाने की सोच रहे हैं तो जरा एक बार फिर सोचिएगा। ऐसा ना हो जाए कि नशा उतरने के बाद आपको अपनी गलती पर अफसोस हो। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही एडवाइजरी में बताया गया है कि होली को ध्यान में रखते हुए अहम स्थानों पर स्पेशल टीमों की तैनाती की गई है ताकि सड़क यातायात नियमों का पालन हो सके, नशे में कोई वाहन न चलाए और ट्रैफिक लाइट्स का उल्लंघन न हो। साथ ही नई दिल्ली जिले की पुलिस भी लगातार पेट्रोलिंग करेगी ताकि होली के रंग में भंग न पड़े। नई दिल्ली डीसीपी देवेश कुमार महला से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने होली के लिए पुलिस की तैयारियों पर खास बातचीत की है। होली का त्यौहार है और जगह जगह होली मनाई जा रही है, पूरे देश में मनाई जा रही है और इस समय हम नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हैं। किस तरह यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैयारियां हैं, क्योंकि कई बार माहौल बिगड़ जाता है, उसको लेकर के पहले से ही प्रिवेंशन किए जाते हैं। किस तरह की अलर्टनेस है इस बार खास तौर पर आपके इस डिस्ट्रिक्ट में? त्यौहार हर बार ही हमें ज़्यादा सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ को हम ध्यान रखते हैं। इस बार भी हमने जितने भी हमारे बार्स हैं, होटल, रेस्टोरेंट या जिसने भी परफॉर्मेंस का लाइसेंस लिया, उन सबके साथ हमने मीटिंग की है और मीटिंग करके हमने सभी को बताया है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आपके पास अगर कस्टमर आता भी है तो एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें सबको शो करना है। किसी को भी इंश्योर करना है कि कोई भी एक्स्ट्रा ड्रिंक करके आपके बार या क्लब से ना निकले और ये भी इंश्योर करें कि जो आदमी ड्रिंक कर रहा है वो ड्राइव ना करे, उनके पास कोई दूसरा बंदा हो या वो कैब करके जाएं। ये हमने सभी होटल रेस्टोरेंट को भी ब्रीफ किया इस बारे में, सो दैट दे आल्सो बी अवेयर ऑफ इट। उसके अलावा जिस जगह में या एरिया में हमें लगता है कि कोई समस्या हो सकती है, उसके अंदर हम CAPF की फोर्स के साथ में और उसके अलावा हमारी खुद की लोकल पुलिस में भी हम फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं और कल भी इसके अंदर हमने फुट पेट्रोलिंग की थी। होली के लिए स्पेशली कल हमारे पास में अराउंड 30 से 35 पिकेट्स होंगी, जिसमें लोकल पुलिस का हमारा स्टाफ भी होगा। हम जॉइंट पिकेट भी लगाएंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम पिकेट हम जॉइंट लगाएं, जिसमें ट्रैफिक और PCR का स्टाफ भी उसके अंदर हमारे साथ अवेलेबल हो, ताकि हम एक्स्ट्रा इन्फोर्स इसमें कर पाएँ। बाकी हम जहाँ पे फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहाँ लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ भी हम बढ़ रहे हैं। और एनफोर्समेंट में भी हमने कल हम पूर्ण इशू करेंगे कि एनफोर्स भी हम इसको करें कि प्रॉपर बिहेवियर के साथ हम होली को सेलिब्रेट करें। उसके अलावा लगभग 50 के लगभग हमारी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स भी हमारे रोड्स एंड बाई लेन्स को पेट्रोल करेंगे कल, ये देखने के लिए कहीं पे भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट, हमारे जो धर्म पे धर्म की विजय का जो फेस्टिवल है जिसमें होलिका का दहन हुआ था, उसके अंदर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट किसी तरीके की गलत हरकत ना कर पाए। होली जो है वो रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है और उसको बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाएं, किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। कैमरामैन ललित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। भारत में सिंगापुर के दूतावास ने होली के अवसर पर X पर पोस्ट किया है। बरसाने की होली के जश्न की तस्वीरें साझा करते हुए होली की शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।